हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगे, बढ़िया होगे और अपनी तैयारी कर रहे होगे। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बायो वाला में। अब हम बात करेंगे आज के वीडियो में, हम लोग जानेंगे, इससे पहले हमने पढ़ा था विलयन। ठीक है, और विलयन क्या होता है, मोलरता पढ़ी थी, मोललता पढ़ी थी, मोल प्रवाह पढ़े थे, सभी एक एक करके हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि विलयन के अणुसंघ गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, राउट का नियम भी पढ़ लिया है, डाल्टन का नियम राउट के नियम में ही हमने पढ़ लिया है। ठीक है, वाष्प दाब भी पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विलयन के जो अणुसंघ गुणधर्म होते हैं। ठीक है, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिन्हें कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं ये हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म, इसके बारे में हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है और जानना है ये विलयन के जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, और कौन सी ऐसी चीज़ है, ये जो विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म है यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, वो किस पर डिपेंड करती हैं? विलय पर डिपेंड करती हैं या विलायक पर डिपेंड करती हैं, वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म की, ठीक है, तो अणुसंख्य गुणधर्म जैसे कि उसमें नाम लिखा हुआ है अणुओं की संख्या पर, ठीक है, या हम कहें कि विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करने वाले जो विलयन के गुण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, समझ आया क्या? जो यह लिखेंगे विलयन के वे गुण, क्या लिखेंगे यहाँ पर छोटा सा लिख लेंगे, विलयन के वे गुण। ठीक है, जो केवल विलय पदार्थ के कणों की संख्या पर, ठीक है, विलय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, संख्या पर निर्भर करते हैं। विलय पदार्थ के कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। पहली बात ये क्लियर हो गया कि विलयन के जो अणुसंख्य गुणधर्म हैं वो ओनली ऑन डिपेंड करते हैं किस पर? केवल हमारे जो विलय पदार्थ है उसके कणों की संख्या पर। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, किस पर डिपेंड करते हैं? केवल सॉल्यूट के पार्टिकल्स की संख्या पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, केवल सॉल्यूट के पार्टिकल्स की संख्या पर डिपेंड करने वाले प्रॉपर्टीज ही विलयन के क्या कहलाते हैं? उसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है या विलयन के जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं वो केवल और केवल किसके होते हैं? ये अणुसंख्य गुणधर्म केवल और किसके होते हैं? विलयन के होते हैं। ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म कौन शो करता है? ये केवल और केवल आपका विलयन शो करता है। ठीक है, कौन शो करता है? केवल और केवल आपका विलयन शो करता है। विलय की अगर हम बात करें तो विलय इनको शो नहीं करता है। ठीक है, विलय अणुसंख्य गुणधर्म को शो नहीं करता है। तो ये जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं वो किसके होते हैं? केवल आपके विलयन के होते हैं। और विलयन में भी किस पे डिपेंड करते हैं? और विलयन में भी डिपेंड करते हैं कि उसमें जो हमारा सॉलिड पार्टिकल है या जो हमारा विलय पदार्थ है उसके कणों की संख्या कितनी है, उस पर ये क्या करते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म डिपेंड करते हैं। ठीक, जैसे अगर हम बात करें अणुसंख्य गुणधर्म, यानी कि अगर
विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी या विलेय पदार्थ के कणों की संख्या ज़्यादा होगी तो उस विलयन के अणुसंख गुणधर्म भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, उस विलयन के अणुसंख गुणधर्म भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स की संख्या के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे अणुसंख गुणधर्म होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो हम केवल इस वीडियो में उन चारों प्रकार के बारे में जानेंगे, उसके बाद उनको एक एक करके पढ़ना है। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और विलेन का साथ लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद आप नॉर्मल मोलर मास आता है, भांट हाफ फैक्टर आता है, वो शायद हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो शायद हटा दिया अगर होगा तो हम पढ़ा देंगे। ठीक है, पढ़ लेंगे। तो इनके बारे में एक एक करके हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो पहले अगर हम बात करें, क्या लिखेंगे, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, ये हम देखेंगे 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं। उससे पहले हम ये जानेंगे, जैसे मान लो हमारे पास कोई विलेन है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने क्या ले लिया है, पानी ले लिया है। ठीक है, ये क्या है हमारा पानी, यानी कि H2O। ठीक, H2O है, इसकी कुछ ना कुछ अपनी वाष्प रहेगी। ठीक है, अगर ये वोलेटाइल है तो इसकी क्या रहेगी भी, कुछ ना कुछ अपनी वाष्प रहेगी। और जब ये वाष्प रहेगी तो ये क्या करेगी, इस द्रव की सतह पर क्या करेगी, कुछ ना कुछ दाब लगाएगी। उसे ही हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। ठीक है, और अगर हमने ये कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में हमने क्या करा भाई, बाहर से 1 चम्मच चीनी डाल दी। ठीक है, क्या डाल दिया, इसमें शुगर डाल दी 1 चम्मच। अब इसमें क्या हो गई, अब इसमें चीनी और शुगर दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो चीनी क्या करेगी, चीनी वाटर के मालिक्यूल्स के साथ में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। तो चीनी वाटर के मालिक्यूल्स को भाप बनने में क्या करेगी, रोकेगी या उसका विरोध करेगी। तो इसमें वाष्प क्या होगी, कम होगी, जबकि इसमें क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी आधार पर हमारा सबसे पहले क्या कहलाता है, सबसे पहले वाला जो अणुसंख गुणधर्म होता है उसे हम कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या हो जाएगा, आपेक्षिक अवनमन। ये जो अवनमन होती है इसका मतलब होता है कि कमी। ठीक है, वाष्प दाब में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, अवनमन किसको दिखाता है, कमी को दिखाता है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा होता है हिमांक में क्वथनांक में उन्नयन। क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन। तो दूसरा लिखेंगे यहाँ पर क्या, क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन क्या होता है, उन्नयन होता है वृद्धि। क्या होता है, वृद्धि, यानी कि क्वथनांक में कितना उछाल हो रहा है, कितनी वृद्धि हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे, क्वथनांक में उन्नयन। थर्ड पॉइंट आपका होता है हिमांक में अवनमन। क्या होता है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, यहाँ पर डिप्रेशन होगा। ठीक है, यानी कि हिमांक में कमी होगी। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, फोर्थ आपका होता है परासरण, परासरण एवं परासरण दाब, परासरण एवं परासरण दाब। ठीक है, तो ये चारों टॉपिक, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष इन चारों में से किसी ना किसी एक से आपका एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, और ये नीचे वाला जो है परासरण और परासरण दाब, इसकी डेफिनेशन तो पूछी जाती है। बाकी इनमें से एक ना एक आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। हम इसके जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे वो सब करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करें कि हमारा जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है, आपेक्षिक का मतलब क्या होगा, दो चीज़ों के बीच में अपेक्षा की जाएगी। मतलब इसकी तुलना में इसका कितना वाष्प दाब है या इसकी तुलना में इसका कितना वाष्प दाब है, उनका जो अंतर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, जो कमी होगी वाष्प दाब में वही क्या कहलाएगी, हमारी आपेक्षिक अवनमन कहलाएगी। इसी आधार पर क्वथनांक में उन्नयन मतलब वृद्धि कितनी हुई है,
कोई हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है, उसको अगर हमने वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिला दिया है तो उसकी वाष्प कम बनेगी। जब वाष्प कम बनेगी तो क्या होगा भाई, वो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, किसका, विलेन का। लेकिन जो हमारा प्योर सॉल्वेंट होगा यानी कि शुद्ध विलायक होगा, उसका क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। तो इनका अंतर निकालेंगे, वही क्या कहलाएगा, हमारा क्वथनांक में उन्नयन कहलाएगा। हिमांक में अवनमन की बात करेंगे, जैसे मान लो पानी आपका फ्रीज होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर आपने उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे चीनी मिला दी, अब अगर आप उसको फ्रीज करेंगे तो वो क्या होगा, 0 से नीचे, चाहे -1 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -3 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इतने पर जम रहा है तो उसमें क्या हो रहा है अभी, क्वथनांक हिमांक में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन कहेंगे। इसी तरह से परासरण और परासरण दाब क्या होता है, ठीक है। परासरण, अगर हम बात करें परासरण की, ठीक है, तो परासरण में क्या होता है, परासरण में एक अर्धपारगम झिल्ली होती है, उस अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन से विलायक के अणुओं का विलायक शुद्ध विलायक की ओर गति करना ही क्या कहलाता है, आपका परासरण कहलाता है। परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब वह आवश्यक बाहरी दाब होता है जो परासरण की क्रिया को रोक दे, ठीक है। तो ये कुछ चारों चीज़ें हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा रहे हैं हम, ये आपने नोट कर लिया होगा। सबसे पहला है आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। किस तरह से इसको पढ़ेंगे, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, तो इसकी हम बात कर रहे हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की। यहाँ पर हमने लिया है एक कंटेनर, ठीक, ये क्या है आपका एक कंटेनर है। इस कंटेनर में यहाँ तक आपका वाटर भरा हुआ है, क्या है, इसमें है आपका H2O, ठीक। तो इसमें बहुत सारा H2O भरा हुआ है, हमारा केवल H2O है, ठीक है, शुद्ध अवस्था में। ऊपर से हमने क्या कर दिया, इसको कवर कर दिया, ठीक है, ऊपर से हमने प्लेट लगा दी इस कंटेनर पे, इसमें नीचे भरा हुआ है हमारा वाटर। भाई वाटर क्या होता है, हमारा वोलेटाइल होता है, इसकी वाष्प बनेगी। जब इसकी वाष्प बनेगी यहाँ पर, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वाष्प दाब होगा, ठीक है। ये वाष्प दाब लगाएगी द्रव की सतह पर, इसे हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब। पर ये जो हमारा वाटर है ये शुद्ध विलायक है, कैसा है शुद्ध विलायक, ठीक है, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक, इसको हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है, कहा वाष्प दाब, वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब को हम P0 से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, P0A। तो ये क्या हो जाएगा इसका P0A। मान लो इसका जो P0A है वो हमारा 5 ATM आ गया, कितना आ गया, P0A बराबर कितना है, 5 ATM है, ठीक है। ये क्या है हमारा P0A, यानी कि शुद्ध अवस्था में जो हमारा विलायक है उसका जो वाष्प दाब आया है वो 5 ATM के आसपास है जब इसको मीजर किया गया तो, ठीक है। तो ये शुद्ध अवस्था में हो जाएगा। अब भाई क्या करेंगे हम, अब इसी विलायक में क्या करेंगे, इसी वाले विलायक में आप थोड़ी सी चीनी डाल लेंगे, या कि नहीं, एक टेबल स्पून क्या करेंगे, शुगर डाल लेंगे। जब शुगर डालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। किस तरह से बनेगा, अब देखो दूसरा कंटेनर आपने लिया है, ये इसको भी हम क्या करेंगे भाई, बंद कर देंगे। और बंद तब करना है जब पहले आप इसमें क्या डाल लोगे, शुगर डाल लोगे, ठीक है, शुगर यानी कि चीनी और पानी। जब चीनी और पानी इसमें हम डाल लेंगे तब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से बंद करेंगे, ठीक। जब हम चीनी पानी डाल लेंगे तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा, अब हमारा बन जाएगा ये विलेन, ठीक है। तो ये मैंने वाटर के मॉलिक्यूल दिखा दिए, रेड वाले से मैं दिखा रहा हूँ चीनी के मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें चीनी के भी मॉलिक्यूल होंगे, ऐसे होंगे नहीं होंगे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में। तो चीनी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, वाष्प में कन्वर्ट होने से रोकेंगे। अर्थात ये जो हमारा विलेन बना है, इस विलेन की जो वाष्प होगी यहाँ पर वो क्या होगी, इस शुद्ध विलायक की वाष्प की तुलना में कम होगी। यानी कि जो चीनी है, चीनी वाटर के मॉलिक्यूल्स को यानी कि जल के अणुओं को अपने साथ बांधे रखी हुई है, तो जल के अणु वाष्प में कम बदलेंगे, ठीक है। चीनी ने क्या कर रहा है, उनको होल्ड कर रखा है, तो चीनी जल के अणुओं को वाष्प में बदलने का क्या करेगी, विरोध करेगी। और इसमें जो वाष्प होगी वो किसकी होगी, केवल और केवल वाटर की होगी, क्योंकि चीनी हमारी कैसी नॉन वोलेटाइल है, तो चीनी की वाष्प तो बनेगी नहीं, ठीक है।
किसकी बनेगी, इसमें जो वाष्प होगी वो केवल किसकी वजह से होगी, वाटर की वजह से। लेकिन यहाँ पर जो चीनी के अणु हैं वाटर की वाष्प को कम बनने देंगे, तो यहाँ पर वाष्प क्या होगी, कम होगी। जब वाष्प कम होगी तो इस पर दाब भी क्या होगा, कम लगेगा। ठीक है, तो अब विलयन का जो वाष्प दाब हो गया वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम लग रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक अवनमन। किसमें, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा विलयन। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब जब विलयन है, ठीक है, तो इसको क्या मान लेंगे हम, PS। ठीक है, PS ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका वाष्प दाब मान लो, एक मिनट, शुद्ध विलायक, विलयन। ठीक है, कुल विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो क्या होता है, वो उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। ठीक है, ऐसा बताते हैं राउट भाई साहब। अगर हम बात करें चीनी की, किसकी, चीनी की, यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, चीनी ले ली है, जो कि हमारा क्या है, एक विलेय पदार्थ है। ठीक है, या हम कहें कि इसमें जो हमारी चीनी है उस चीनी का जो वाष्प दाब होगा वो कितना होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, चीनी का वाष्प दाब कितना होगा, 0, यानी कि उसके मोल प्रभाज्य कितने रहेंगे, 0, क्योंकि उसकी वाष्प क्या है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो चीनी की वाष्प इसमें नहीं है, केवल किसकी वाष्प है, इसमें वाटर की वाष्प है। तो ये बन गया हमारा विलयन। ठीक है, तो विलयन का जो दाब है वो हम कैसे निकालेंगे, विलयन का दाब, इसका जो अंतर होता है वो कैसे निकालते हैं। तो मान लो विलयन का जो दाब है वो आ गया हमारा 2 atm के आसपास। कितना आ गया, 2 atm के आसपास आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका अगर हम अंतर निकालेंगे, क्या करेंगे, अगर हम अंतर निकालेंगे यानी कि PT की बात करेंगे। ठीक है, PT कुल दाब। ठीक है, या डेल्टा P निकाल लो। डेल्टा P अगर आप निकालोगे तो डेल्टा P कैसे निकालेंगे, P0A माइनस क्या हो जाएगा, आपका PS हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ, P0A माइनस क्या हो जाएगा, आपका PS। ठीक है, P0A क्या है, शुद्ध अवस्था में जो कि ज़्यादा है आपका, तो डेल्टा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका कितना है, 5 atm माइनस कितना है आपका 2 atm। तो यहाँ से जो डेल्टा P होगा वो कितना बचेगा आपका 3 atm। तो इतने की कमी हुई, कितने की कमी हुई, 3 atm, यानी कि 3 एटमोस्फेरिक दाब की क्या हुई, उसमें कमी हो गई। ठीक है, जब हमारा पहले केवल शुद्ध विलायक था तो उसका दाब जब मापा गया तो पता चला कितना है, 5 atm पाया गया। उसके बाद हमने देखा कि इसी विलायक में हमने क्या मिला दिया, थोड़ी शुगर मिला दी। शुगर मिलाने पर ये जो वाटर था उसकी वाष्प कम होगी। जब वाष्प कम होगी तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो मापने पर देखा कि वो जो दाब था वो 2 atm के आसपास था। अब इन दोनों में अंतर, जिसको हम डेल्टा P कहते हैं, इन दोनों का अंतर अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P0A माइनस PS। P0A क्या है, हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और PS क्या है, हमारा विलयन का वाष्प दाब। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से अगर आप विलयन के वाष्प दाब को कम कर देंगे, घटा देंगे, तो जो आएगा वो क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर आ जाएगा। और इसी अंतर को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, किस में है ये, वाष्प दाब में। ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है भाई। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, शुद्ध विलायक लेना और विलयन लेना है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब नापोगे तो ज़्यादा बैठेगा क्योंकि इसकी वाष्प ज़्यादा बनेगी। विलयन का वाष्प दाब नापने पर पता चलेगा कि कम है, क्यों, क्योंकि ये जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को वाष्प में कन्वर्ट होने का प्रतिरोध करते हैं, मतलब वाष्प में कम बदलने देते हैं, तो दाब भी कम लगेगा। तो दाब मापने पर पता चला 2 atm के आसपास आया। इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, और वो अंतर ही हमारा क्या कहलाता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ठीक है, तो पहली बात में तो क्या करना है, अभी आपको इस तरह से याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास ये। ठीक है, जिसका नाम है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन यानी कि क्वथनांक में उछाल कितना आ रहा है वही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो क्वथनांक में उछाल कितना है और ये होता कैसे है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वथनांक में उछाल की अगर हम बात करें
तो एक कंटेनर हमने यहाँ पर ले लिया, एक हमने ये कंटेनर ले लिया भाई, और दूसरा मैं इसके नीचे बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये बन गया। क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक में उछाल कैसे होता है, देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या है, ये मैंने ले लिया शुद्ध पानी, ठीक है। क्या है यहाँ पर है हमारा जल, ठीक, क्या है जल है, वाटर है। सब जानते हैं कि वाटर जो है वो हमारा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है भाई, वो उबलता है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो शुद्ध विलायक है यानी कि वाटर है वो क्या करेगा, बॉयल कर जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी कि इसका जो क्वथनांक होता है, ठीक है, क्या होता है क्वथनांक, इसका जो क्वथनांक होगा भाई वो कितना होगा आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है हमारा शुद्ध विलायक है, ठीक है, वाटर है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे भाई वाटर, H2O का जो क्वथनांक होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब क्या करा भाई हमने, क्या करा, इसमें भी हमने बाहर से 1 चम्मच चीनी ऐसे करके डाल दी, ठीक है। ये चीनी है हमारी और इसमें हमने डाल दी 1 चम्मच चीनी। तो 1 चम्मच चीनी डालने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा विलयन भाई। किसका विलयन बन गया, ये चीनी और पानी का, जिसे हम शरबत कहते हैं। शरबत इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, वो भी बाइनरी सॉल्यूशन का, ठीक है। तो इसमें चीनी हो गई हमारी और क्या हो गया, पानी हो गया, और ये बन गया हमारा एक विलयन। अब इस विलयन की अगर हम बात करें, इस विलयन की क्या बन गया हमारा ये विलयन, ठीक। इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है, जो हमारा विलय होता है उसको ए मान लेते हैं, और विलयन को हम क्या मान लेते हैं, चलो बी मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया, बी मान लिया। अब ये जो हमारा विलयन है, अब अगर आप इसको गर्म करोगे या इसको हीट करोगे तो ये जो विलयन है ये उबलना शुरू होगा कितने पर, ये 100 से ऊपर उबलना शुरू होगा, ठीक है। 100 से ऊपर उबलना शुरू होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, ये मान लो आपका 102 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल कर रहा है विलयन, कितने पर, 102 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आपका विलयन बॉयल कर रहा है तो करेंगे क्या भाई, अब इन दोनों का अंतर निकालने के लिए कैसे करेंगे भाई, शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है उसको क्या करेंगे, शुद्ध विलयन के क्वथनांक में से घटा देंगे। भाई क्वथनांक ज़्यादा किसका है, विलयन का, और शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या है, कम है। तो ज़्यादा वाले क्वथनांक में से अगर हम कम वाले क्वथनांकों को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्वथनांक में उन्नयन यानी कि कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो करेंगे क्या, यहाँ देखो डेल्टा टी बी, ठीक है। तो डेल्टा टी बी निकाल लेंगे, ये दिख रहा है डेल्टा टी बी। तो डेल्टा टी बी कैसे निकालते हैं, डेल्टा टी बी निकालते हैं हम, यहाँ क्या लिखेंगे, टी एस माइनस क्या हो जाएगा आपका टी नॉट बी। टी एस क्या है, विलयन का क्वथनांक है, ठीक है, और टी बी क्या है, किसका हो जाएगा, हमारा विलायक का, ठीक है। तो इसकी अगर हम टी नॉट बी, ठीक है, ये शुद्ध अवस्था में होता है, इसको हम टी नॉट बी कहते हैं। तो टी एस कितना था हमारा, टी एस है हमारा 102 प्लस टी बी कितना है हमारा 100, और माइनस करना है, ठीक है। तो ये कितना बचेगा आपका 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतनी क्या हुई, 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई, ठीक है, विलयन बनाने में, ठीक है, किसमें, विलयन बनाने में कितनी डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड की। तो यही क्या कहलाएगा, यही हमारा कहलाएगा उन्नयन। कितने की वृद्धि हुई भी इसमें, 2 डिग्री सेंटीग्रेड का उछाल हुआ, किसमें, टेम्परेचर में, ठीक है। कब, जब हमने विलयन बनाया तो, ठीक है। और विलयन किसका होगा, अवाष्पशील विलेय पदार्थ का। ये जो हमारा पदार्थ है चीनी है वो कैसी है, अवाष्पशील है, ठीक है, अवाष्पशील, नॉन वोलेटाइल, ठीक। तो ये कितने पे हो जाएगा आपका 102 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या होगा, इसमें उछाल होगा या वृद्धि होगी, ठीक है। तीसरा आपका क्या है, हिमांक में अवनमन। किसकी बात कर रहा है, तीसरा है आपका हिमांक में अवनमन, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। हिमांक में अवनमन क्या होता है, ये आपका हो गया क्वथनांक वाला, ये आपका क्वथनांक वाला हो गया, ठीक है। उधर वाला आपका हो गया वाष्प दाब वाला। अब हम बात करेंगे हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन को भी हम इसी तरह से डिनोट करेंगे, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। तो पहले हमने क्या करा भाई, एक कंटेनर ये ले लिया और दूसरा मैं इसके नीचे ही ले रहा हूँ, ठीक है, ये, ठीक।
हिमांक में अवनमन। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा वाटर होता है, ठीक है, सब जानते हैं कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है या जिस तापमान पर वह जमता है वो कितना होता है, वो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अगर हम उस वाटर में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें, ठीक है, यानी कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दें, तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आएगी उसे ही हम क्या कहेंगे, उसको ही हम कहेंगे कि हिमांक में अवनमन, ठीक है। हिमांक में कितनी कमी हुई है वो कैसे आएगी, वो ऐसे आएगी, देखो ये हमारे पास क्या है, प्योर वाटर है, क्या है, ये हमारे पास है प्योर वाटर, ठीक है, क्या है ये हमारे पास प्योर वाटर यानी कि शुद्ध जल, ठीक है। शुद्ध जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, हिमांक बिंदु, शुद्ध जल का जो हिमांक बिंदु होता है वो कितना होता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या करना है भाई, ये शुद्ध जल है यानी कि शुद्ध विलायक है, इस विलायक में क्या करना है आपको, कोई नॉन वोलेटाइल विलेय पदार्थ मिलाना है, ठीक है। जैसे मान लो इसमें क्या करा हमने, फिर से पुनः क्या मिला दिया भाई, चीनी मिला दी, पुनः हमने क्या मिला दिया, चीनी मिला दी, और चीनी और पानी का अब ये क्या बन जाएगा, एक अच्छा सा मिश्रण बन जाएगा जिसे हम विलयन कहते हैं, क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो इसमें चीनी भी है ये, और ये रेड रेड क्या हमारी चीनी है, और ब्लू ब्लू क्या है, पानी है, ठीक है, ब्लू ब्लू पानी है। अब हम बात करें, जब हमने इसमें पानी में चीनी मिला दी, क्या करा, पानी में जब हमने चीनी मिला दी तो बन गया हमारा विलयन। अब इस विलयन को आप क्या करोगे, फ्रीज करोगे, क्या करोगे, फ्रीज करोगे यानी कि ठंडा करोगे। जब भी विलयन को आप ठंडा करोगे तो क्या होगा, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना जमकर कितने पर जमेगा, -1 डिग्री सेंटीग्रेड या -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, आदि तापमानों पर ये जम जाएगा। तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसको ही हम कहेंगे, देखो उसके बाद हम अंतर निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, विलयन का हिमांक, ठीक है, कितना हो गया, मान लो -2 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना हो गया, -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। यानी कि जो हमारा शुद्ध विलायक था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो रहा था, ठीक है, जैसे वाटर था हमारा। अब क्या करा, उस वाटर में हमने थोड़ी चीनी डाल दी और बन गया हमारा विलयन। विलयन क्या करेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज ना होकर -2 हो गया, -1 हो गया, -3 हो गया, किसी भी तापमान पर ये जम जाएगा, ठीक है। तो जिस तापमान पर जम जाएगा और जिस पर ये केवल हमारा शुद्ध विलायक जम रहा था, इन दोनों का जो अंतर होगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, हिमांक में अवनमन कहलाएगा, ठीक है। तो अंतर कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे भाई, इस वाले में से इसका ज़्यादा है तो शुद्ध विलायक में से विलयन का टेम्परेचर कम कर देंगे, क्या करेंगे, डेल्टा TF, इसका क्या निकालते हैं, TF निकालते हैं, ठीक है। तो डेल्टा TF क्या करेंगे, शुद्ध विलायक का हम किससे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं T0F से, ठीक है। और ये विलयन का किससे लिखते हैं, विलयन का लिखते हैं TS, ठीक है, TS। तो क्या करेंगे, T0F माइनस TS, ठीक है। तो T0F कितना है हमारे पास, 0, और TS कितना है हमारे पास, -2, ठीक है। तो इनकी वैल्यू रख देंगे, सही आ रहा है, देखना 0 माइनस और -2 कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा +2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये आ रहा है। तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड का इसमें क्या हुआ है, कमी हुई है, ठीक है। कितने की कमी हुई है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई है इसमें, ठीक है। जी आ रहा है, ओके, यहाँ तक चलो, लाइट लगी हुई है भाई, तो थोड़ा ऊपर से लिख के लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, शुद्ध विलायक का, और ये किसका, हमारा विलयन का, ठीक है। तो विलायक वाले में से विलयन वाले को घटा देंगे, क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है हमारा, T0F माइनस TS, ठीक है। जहाँ T0F क्या है, हमारा शुद्ध विलायक का है, TS क्या है, हमारा विलयन का टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इक्वल टू T0F कितना है, 0 और माइनस, और ये माइनस का कितना है, माइनस का है हमारे पास 2, तो ये कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें जो कमी हुई है, ठीक है, कितने की कमी हुई है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई है, ठीक है। अर्थात हम कहेंगे कि जो हमारा शुद्ध विलायक था, ठीक है, वो फ्रीज कर रहा था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब हमने क्या करा, उस शुद्ध विलायक में कोई नॉन वोलेटाइल आवासशील, ठीक है, विलेय पदार्थ मिला दिया, तो वो कितने पर फ्रीज कर रहा है, वो कर रहा है माइनस के 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो हमारा शुद्ध विलायक था उसका जब विलयन बनाया तो उसमें हमने देखा कि हिमांक में अवनमन कितना प्राप्त हुआ, 2 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है। अब बचा आपका परासरण और परासरण दाब, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए, परासरण और परासरण दाब। अच्छा, परासरण क्या होता है, देखो परासरण की अगर हम बात करें तो परासरण और परासरण दाब इसी में समझ लेना आप, एक ही में, ठीक है। परासरण दाब को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, एक इस तरह से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम अर्धपारगम झिल्ली के नाम से जानते हैं। ये क्या है हमारी SPM, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली। ये अर्धपारगम झिल्ली एक वो झिल्ली होती है जो अपने में से, या यूं कह लो कि अधिक सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणुओं का कम सांद्रता की ओर बहने देती है, ठीक है, अपने में से होकर। तो इसमें होगा क्या, अगर हम यहाँ पर ले लें विलयन, इसमें क्या भरा है हमारा, इसमें है हमारा विलयन, ठीक है, विलयन, और इसमें है हमारा जल, क्या है इसमें है हमारा शुद्ध जल, ठीक है। तो इन दोनों में सांद्रता ज़्यादा किसकी होगी भाई, बताओ, सांद्रता ज़्यादा किसकी होगी, जल की होगी या विलयन की होगी। तो कहेंगे भाई विलयन की सांद्रता जल की तुलना में अधिक हो जाएगी, ठीक है, यानी कि जो विलयन होगा वो हमारा इससे गाढ़ा होगा। तो ये कैसा होगा हमारा सांद्र, कैसा होगा सांद्र, और ये कैसा होगा हमारा तनु, यानी कि पतला। इसकी सांद्रता कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो अर्धपारगम झिल्ली होती है वो विलयन में से विलायक के अणुओं को शुद्ध विलायक की ओर गति करने देती है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं परासरण। क्या कहते हैं, परासरण, ठीक है। जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम झिल्ली में से अधिक सांद्रता से विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले या शुद्ध विलायक की ओर गति करना ही क्या कहलाता है, हमारा परासरण कहलाता है। अब जब ये इधर को मॉलिक्यूल इधर को गति करेंगे आपके, ठीक है, यूं कुछ इस तरह से जल के मॉलिक्यूल इधर को आपके गति करेंगे। जब ये इधर को गति करेंगे तो होगा क्या भाई, इसका जो स्तर है, इसका स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है, और इसका स्तर धीरे धीरे कमता जाएगा, ठीक। इसका स्तर क्या होगा, कम होगा, और इसका स्तर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि इसमें जो विलयन में जो विलायक के मॉलिक्यूल होंगे, विलायक के, वो इधर आ जाएंगे शुद्ध विलायक की ओर। तो इसका स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये जो हमारा परासरण दाब होता है, ये क्या होता है, परासरण दाब वह बाहरी आवश्यक दाब होता है जो परासरण की क्रिया को रोक दे, ठीक है। क्या होता है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, यानी कि इस पर हम कितना दाब लगाएं जिससे कि विलयन से विलायक के अणु जल की ओर आना रुक जाएं, उसी दाब को हम क्या कहेंगे, परासरण दाब कहेंगे। सपोज इस पर हमने लगा दिया, इस पर हमने क्या लगा दी, एक पिस्टन लगा दी, ठीक है, क्या लगा दी, पिस्टन लगा दी, ठीक है। यहाँ से हमने क्या लगा दिया, बाहरी दाब, बाहरी दाब, ठीक। ये जो बाहरी दाब हमने लगाया है, इस बाहरी दाब को लगाते ही ये जो आपको इधर को आ रहे हैं, जल के अणु इधर को आ रहे हैं, इनका आना क्या हो जाए, रुक जाए, ठीक है। ये इनका इधर आना क्या हो जाए, रुक जाए। जिस दाब पर, उसी दाब को हम क्या कहते हैं, उसी बाहरी दाब को हम कहते हैं भाई परासरण दाब। क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। तो ये तो थे आपके अणुसंख्य गुणधर्म। अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, जैसे ये अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं। मान लो मैंने आपका एक यहाँ पर एक सोल्यूशन ले लिया है, एक इस वाले कंटेनर में क्या करा है, मैंने सोल्यूशन ले लिया है। इस वाले कंटेनर में जो हमने सोल्यूशन लिया है, ठीक है, इस वाले कंटेनर में जो सोल्यूशन हमने लिया है, इसमें हमने डाला है 1 मोल, क्या डाला है, 1 मोल ग्लूकोज, ठीक है, 1 मोल ग्लूकोज। ये जो हमारा सोल्यूशन है,
इसमें हमने क्या डाला है, इसमें हमने डाले 2 मोल इसमें डाल दिए हमने किसके, यूरिया ले लो, ठीक है, यूरिया, ठीक है। अब देखो इसमें यूरिया में 2 मोल यूरिया है, तो 2 मोल यूरिया के विलेन में अणुओं की संख्या कितनी होगी, इधर 1 मोल ग्लूकोज है, इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो जैसे हम पढ़ते हैं एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, कितना होता है आपका 6.022 10⁻23। उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा भाई, उतना ही रहेगा भाई, 6.023 ले लो, 10⁻23 ले लो, इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 में, तो इतना ही रहेगा। और इसमें किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें 6.023 और 10⁻23 में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1.2 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर अणुओं की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पर अणुओं की संख्या क्या है, कम है। तो जब इसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि इसके अणुसंघ गुणधर्म भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो बस आज हम केवल इतना ही जानेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक हैं ये अपने आप में अच्छे और बड़े टॉपिक हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। तो इनको सबको एक एक करके पढ़ेंगे, एक बार में चारों को नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों को वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।